आवाज उठाना और प्रजातंत्र की रक्षा करना पत्रकारिता का पहला दायित्व, पहला धर्म है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और प्रजातंत्र का गला घोंट दिया, तब हर पत्रकार का यह फर्ज था कि वो उस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता। लेकिन कुछ लोगों ने ठीक उसका उल्टा किया। वे प्रजातंत्र के लिए लड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी की दमनकारी एवं गैर संवैधानिक नीतियों के बचाव में उतर आए और उसके लिए पैसे भी लिए। जाहिर है इन पत्रकारों ने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया। दूरदर्शन के जरिए इमरजेंसी और सरकारी नीतियों के लिए समर्थन जुटाने का केंद्र दिल्ली था। यहां बड़े बड़े पत्रकार दूरदर्शन के स्टूडियो में नजर आए। इनमें कुछ नाम चौंकाने वाले थे। इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा दूरदर्शन पर देखने वाले पत्रकार जीपी भटनागर रहे। वो 21 बार सरकार की नीतियों को सही बताने दूरदर्शन पहुंचे। उन्हें दूरदर्शन की तरफ से 2100 रुपए मिले। दूसरे नंबर पर इंडियन एक्सप्रेस के सुमेर कौल का नाम है। वो 20 बार दूरदर्शन पर दिखे। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2000 रुपए मिले। उनके बाद नाम आता है स्टेट्समैन अखबार के पी शर्मा का, जिन्होंने 11 बार दिल्ली दूरदर्शन पर कांग्रेस का गुणगान किया। उन्हें इसके लिए बाकायदा 1100 रुपए मिले। समाचार अखबार के सत्य सुमन ने 9 बार दूरदर्शन पर सरकार का समर्थन किया। उन्हें 900 रुपए मिले। इंडियन एक्सप्रेस के चेतन चड्ढा और हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े जीएस भार्गव 8 बार दिल्ली दूरदर्शन पर वक्ता बनकर पहुंचे। दोनों को 800 रुपए मिले। कई पत्रकारों ने 7 बार दूरदर्शन पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल इमरजेंसी को जायज ठहराने में किया। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया के दिलीप पड़गांवकर एवं एस स्वामीनाथन अय्यर, नवभारत टाइम्स के अक्षय कुमार जैन, इंडियन एक्सप्रेस के बलराज मेहता, बिजनेस स्टैंडर्ड के गौतम गुप्ता एवं प्रताप अखबार के जीएस चावला शामिल हैं। कुछ पत्रकार 6 बार दिल्ली के स्टूडियो में सरकार के समर्थन में पहुंचे। इनमें श्रीमती कमला मनकेकर, इंडियन एक्सप्रेस के शीतांशु दास और सुरेंद्र सूद व टाइम्स ऑफ इंडिया से दिलीप मुखर्जी व योगेंद्र बली। इसके अलावा राकेश जैन जो समाज कल्याण से जुड़े थे, इन्हें उस वक्त 600 रुपए मिले। दूरदर्शन को 5 बार अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों में हिंदुस्तान टाइम्स के डीआर आहूजा, राशिद तलीम और यतीन्द्र भटनागर थे। इनके अलावा साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी, टाइम्स ऑफ इंडिया के गिरिलाल जैन और हिंदू अखबार के कत्याल और स्टेट्समैन के ज्ञानेंद्र नारायण 4 बार थे। वहीं कई बड़े पत्रकार ऐसे भी थे जो 2 या 3 बार दूरदर्शन पर नजर आए। इनमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस के केवल वर्मा, नेशनल हेराल्ड के नजमुल हसन, टाइम्स ऑफ इंडिया के बीएन कुमार व उषा राय, हिंदुस्तान टाइम्स के जीवन नायर व राजगीर, तेज अखबार के विश्वबंधु गुप्ता, सेवाग्राम के जीपी जैन, आईएनएफए के इंद्रजीत और पैट्रियट आर के मिश्रा थे। ये लोग लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम करते नजर आए। आपातकाल में लोकतंत्र के खिलाफ उस समय की सरकार के समर्थन में जाकर वकालत की और देश की जनता को गलत जानकारियां दी। इनमें से ज्यादातर आज पत्रकारिता की शीर्ष पर हैं और कुछ तो देश की समस्याओं के हल में लगे हैं। दूरदर्शन के दस्तावेज इस मामले में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि वर्तमान में पत्रकारिता में आई गिरावट की जड़ें कहां हैं। भारत में पत्रकारिता कब और कैसे पटरी से उतर गई। आज हालात यह है कि सरकार के साथ साथ मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि मीडिया भी दलाल बन गया है। यह धारणा कुछ हद तक गलत भी नहीं है। जब देश के बड़े बड़े संपादकों और पत्रकारों के काले कारनामों का खुलासा होता है तो अखबारों में छपी खबरों पर विश्वास करने वालों को सदमा पहुंचता है। बड़े पत्रकार बड़े दलाल बन गए हैं तो छोटे पत्रकार भी पीछे नहीं हैं। पैसे लेकर झूठी खबरें छापने का प्रचलन बढ़ चला है। छोटे छोटे शहरों में पत्रकार और संवाददाता अवैध वसूली का काम करने लगे हैं। धमकी देने और ब्लैकमेल करने से लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम भी
हम में से कुछ पत्रकारों का नया शौक बन गया है। पत्रकारिता की संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोग पत्रकारिता से जुड़े लोगों पर संसद, नौकरशाही और न्यायपालिका से जुड़े लोगों से ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे देश के लोग आज भी अखबारों और टेलीविजन की खबरों पर धार्मिक ग्रंथों के शब्दों की तरह विश्वास करते हैं। इमरजेंसी के दौरान कई पत्रकारों ने इस भरोसे को तोड़ा है। देश के अलग अलग दूरदर्शन केंद्रों में ये दिग्गज सरकार के प्रवक्ता बन गए थे। इन नामों में हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही पत्रकारों के नाम। इंडियन एक्सप्रेस के बलराज मेहता, प्रताप के जीएस चावला, बिजनेस स्टैंडर्ड के गौतम गुप्ता, इकबाल के जीएन खयाल, इकोनॉमिक टाइम्स के ओएन कौर, खिदमत के एएन वट्टल, यूएनआई के बशीर अहमद, इंडियन प्रेस एजेंसी के ओपी सभरवार, पीटीआई के पीएन जलाली, श्रीनगर टाइम्स के जीएम सोफी, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्रिज भारद्वाज, स्वतंत्र पत्रकार ज्ञानेन शर्मा, इंडियन एक्सप्रेस के एचके दुआ, हिंदुस्तान टाइम्स के राजगिर, टाइम्स ऑफ इंडिया के जनक सिंह, आफ्ताब के सनाउल्लाह भट्ट, पैट्रियट के प्रफुल्ल रॉय चौधरी, आनंद बाजार के तपस गांगुली, टाइम्स ऑफ इंडिया के डीआर आहूजा, स्वतंत्र भारत के चंद्रदयाल दीक्षित, नेशनल हेराल्ड के सक्सेना, नेशनल हेराल्ड के सुरेंद्र चतुर्वेदी, स्वतंत्र भारत के अशोक जी, ब्लिट्ज के बेशन कपूर, ये नाम बड़े हैं। पत्रकारिता की दुनिया में इनका नाम है। इस लिस्ट से ये भी पता चलता है कि सरकार ने ना इमरजेंसी के दौरान सिर्फ दिल्ली या मुंबई के पत्रकारों से अपना प्रचार प्रसार कराया, बल्कि राज्यों के स्तर पर भी पत्रकारों से ये काम करवाया गया। 1975 में कई शहरों से दूरदर्शन का प्रसारण होता था। दूरदर्शन डायरेक्टरेट के दस्तावेजों में दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पैसा इन पत्रकारों ने लिया वो आज के संदर्भ में कम जरूर नजर आता है, लेकिन 1975 में इसकी कीमत आज की तुलना में बहुत ज्यादा थी। चुनाव के दौरान टीवी चैनलों और अखबारों का जो चरित्र उभर कर सामने आता है वो विषयवृत्ति से कम नहीं है। हमारे पत्रकार साथी हमें माफ करेंगे इस शब्द के इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग भी अब यही कहने लगे हैं। पत्रकारिता में दलाली की नींव कहां से पड़ी, ये इन दस्तावेजों से पता चलता है। आज भी ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो सरकार के काले कारनामों को छिपाने के लिए दलीलें देते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। जिस तरह नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार से आज प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है, उसी तरह पत्रकारिता की विश्वसनीयता खत्म होने से प्रजातंत्र का बचना मुश्किल हो गया है। प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए सामाजिक सरोकारों के साथ विश्वसनीय पत्रकारिता वक्त की मांग है, वक्त की जरूरत है। इन दस्तावेजों को देखकर हैरानी होती है कि एक तरफ ये महान पत्रकार सरकार के लिए समर्थन जुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों की एक जमात थी जिन्हें सरकार ने जेल भेज दिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इमरजेंसी के दौरान किस तरह मीडिया पर सेंसरशिप लागू हुई थी। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका स्वागत है। इस देश में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इमरजेंसी के शुरुआती दिनों की बात है, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने पूछा क्या। उन्होंने कहा बेनेट कोलमैन कंपनी में बैठने वाले एक पत्रिका के संपादक के मुंह पर एक घूंसा मारो ताकि उसके दांत टूट जाएं। मैंने पूछा क्यों। कहने लगे वो इमरजेंसी के पक्ष में ऐसे ऐसे तर्क गढ़ रहा है कि मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं उसका परिचित हूं। ये गुस्सा था भवानी प्रसाद मिश्र जैसे लोगों के मन में जो लोकतंत्र के सच्चे पुजारी थे। आज बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी पाठक से पूछ लीजिए, जिस तरह पेड न्यूज के खिलाफ लोगों में गुस्सा है उसका वर्णन करना असंभव है। शर्म आती है कि हम भी उसी धारा में हैं।
जहां पर एंटी पीपुल जर्नलिज्म हो रहा है, जहां लोगों के भूख प्यास तकलीफ दर्द बीमारी मौत कोई ध्यान नहीं खींचते। हम ऐसी पत्रकारिता के खिलाफ हैं और हम चाहेंगे कि हम ऐसे अपने साथियों से अपील करना चाहें, देखिए आप प्रो पीपुल पत्रकारिता जिसमें लोगों का दुख दर्द भूख प्यास मौत उनकी तकलीफ आपका विषय बने। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस देश में जिस तरह लोकतंत्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठ रहा है, वैसे ही पत्रकारिता के ऊपर से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। हालांकि अभी तक हम में से बहुत सारे लोगों के लिखे हुओं को, बहुत सारे पत्रकारों के लिखे हुए शब्दों को लोग गीता की तरह विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि इन्होंने जो अखबार में लिखा है वो सही होगा। उस विश्वास को बनाए रखने की अपील अपने पत्रकार साथियों से करते हैं। लोगों का विश्वास गया, आपका सम्मान गया, आपकी साख गई। पत्रकारों के बीच की राजनीति आपको कैसी लगी? हम राजनीति के इस हिस्से को इसलिए आपके सामने लेकर के आए कि आप हमारा भी वो चेहरा देख सकें जिसे आप नहीं जानते हैं। इसीलिए कहते हैं राजनीति को देखिए, समझिए, परखिए और राजनीति को अपने हाथ में लीजिए। जय हिंद।